नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर नागनाथ बालासाहेब साठे परत एकदा आपलं सहर्ष स्वागत करतो आजच्या लेक्चरमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या लेक्चरमध्ये फर्स्ट चॅप्टर स्टार्ट केला होता. फर्स्ट चॅप्टरचं टायटल सगळ्यांनाच माहिती आहे आता, 3 फेज इंडक्शन मोटर. या 3 फेज इंडक्शन मोटरचं सुरुवातीला आपण कन्स्ट्रक्शन पाहिलं. ही 3 फेज इंडक्शन मोटरची फोटोग्राफ मी दाखवलं होतं तुम्हाला. हे डिसमेंटल व्ह्यू, हा कट व्ह्यू दाखवला. नंतर त्या 3 फेज इंडक्शन मोटरचे आपण ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडवांटेजेस पाहिले. बाद में हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देखा. रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रिंसिपल पे अपनी इंडक्शन मोटर वर्क होती है. तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको. उसका ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था. नेक्स्ट हमने देखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर. नंतरचा पॉइंट आपण कंस्ट्रक्शन पाहिलं 3 फेज इंडक्शन मोटरचा. कंस्ट्रक्शन मध्ये इंडक्शन मोटरच्या 2 मेन पार्ट्स असतात. एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर. वी नो दैट स्टेटर इज अ स्टेशनरी पार्ट एंड रोटर इज अ रोटेटिंग पार्ट. स्टेटर में 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है आउटर फ्रेम, दूसरा होता है स्टेटर कोर और तीसरा होता है स्टेटर वाइंडिंग. ये तीनों के फंक्शन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे. ये एक्चुअल एनिमेटेड व्यू है स्टेटर और रोटर का, कि स्टेटर और रोटर कैसा दिखता है. देन ये कुछ पिक्चर्स है जिसमें कुछ नेम्स दिखाए थे इंडक्शन मोटर की. और उसका जो दूसरा मेन पार्ट होता है वो है रोटर. वी नो दैट रोटर इज अ रोटेटिंग पार्ट. और रोटर के जो 2 टाइप्स होते हैं उसी के हिसाब से इंडक्शन मोटर के 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जिसको दूसरा एक नाम है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर. एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फेजेस के हिसाब से इंडक्शन मोटर को 2 टाइप्स में अगेन क्लासिफाई किया है. उसमें एक होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और दूसरा होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर. ये स्क्विरल केज का कंस्ट्रक्शन हमने लास्ट क्लास में देखा था. इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हमने देखा. ये एक्चुअल उसका फोटोग्राफ मैंने दिखाया था आपको. एक्चुअल स्क्विरल केज रोटर का ये फोटोग्राफ है जिसमें सारे मेन पार्ट्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं. देन सेकंड टाइम हमने देखा था फेज वाउंड रोटर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और रोटर. इसका भी हमने कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखा. ये उसकी डायग्राम है. ये एक्चुअल फोटोग्राफ है स्लिप रिंग रोटर का. बाद में हमने देखा स्लिप रिंग एंड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो भी डिफरेंसेस है वो हमने लास्ट क्लास में देखे थे. Now we'll see in this lecture the principle of operation of 3 phase induction motor. अभी हमें देखना है कि 3 phase induction motor का प्रिंसिपल क्या होता है या फिर वर्किंग क्या होता है. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है 3 phase induction 3 phase stator winding of induction motor is connected to 3 phase AC supply. जो 3 phase stator winding होता है इंडक्शन मोटर का वो हमें 3 फेज एसी सप्लाय को कनेक्ट करना है. ठीक आहे. जी 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग आहे इंडक्शन मोटरची ती आपल्याला सुरुवातीला 3 फेज एसी सप्लायला कनेक्ट करायची, कारण आपण 3 फेज एसी सप्लाय देणार आहेत. कारण आपल्या चॅप्टरचं नावच आहे 3 फेज इंडक्शन मोटर. त्यामुळे 3 फेज एसी सप्लाय देणार आहेत आपण इंडक्शन मोटरच्या स्टेटर वाइंडिंगला. हा पहिला पॉइंट इथं दिलेला आहे. सेकंड पॉइंट दिया है ड्यू टू द एसी वोल्टेज अप्लाइड अ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द स्टेटर कंडक्टर. आता स्टेटर वाइंडिंगला सप्लाय दिल्या म्हणल्यावर जे काही एसी व्होल्टेज अप्लाय केलंय आपण ते एसी व्होल्टेज अप्लाय केल्यामुळं जी स्टेटर कंडक्टर्स आहेत त्या स्टेटर कंडक्टर्स मधून आपला करंट फ्लो होईल. ठीक है, कि ड्यू टू एसी वोल्टेज अप्लाइड, यहाँ पे जो भी एसी वोल्टेज अप्लाई किया है हमने उसकी वजह से जो स्टेटर कंडक्टर्स है उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. Now थर्ड पॉइंट दिया है यहाँ पे ड्यू टू द 3 फेज स्टेटर करंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड of constant amplitude and rotating at a constant speed
इज सेटअप इन द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। ठीक है, ये जो 3 फेज स्टेटर करंट है उसकी वजह से वहां पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है और वो एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट होता है। और ये कहां पे डेवलप होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? इन द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। तर या 3 फेज स्टेटर करंटमुळे स्टेटर आणि रोटरच्या एअर गॅप मध्ये एक रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड सेटअप केली जाते। त्या रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डचं एम्प्लिट्यूड कॉन्स्टंट असतं आणि ती रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड एका कॉन्स्टंट स्पीडला रोटेट होत असते। दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट दिया है, द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स एट अ स्पीड, दैट स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड। ज्या स्पीडला रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड रोटेट होत असते, ज्या स्पीडला रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड रोटेट होत असते त्या स्पीडला नाव दिलेलं इथं सिंक्रोनस स्पीड। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्पीड से रोटेट होता है उसको नाम दिया गया है यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ns। ये ns सिंबल से इसको डिनोट किया गया है और इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, सिंक्रोनस स्पीड इज गिवन बाय ns इज इक्वल टू 120 f/p। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है सिंक्रोनस स्पीड का, ns इज इक्वल टू 120 f/p। यहाँ पे s तो मालूम है आपको, ns इज द सिंक्रोनस स्पीड, 120 एक कांस्टेंट है, f इज द फ्रीक्वेंसी एंड p इज द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द इंडक्शन मोटर। सो यहाँ पे दिया गया है where p is the number of poles of the motor and f is the stator supply frequency। क्योंकि हम 3 फेज एसी सप्लाई स्टेटर को दे रहे हैं, स्टेटर वाइंडिंग को दे रहे हैं इंडक्शन मोटर की, तो उसकी वजह से जो भी उसका फ्रीक्वेंसी है रहेगा स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, वो हमने यहाँ पे f से डिनोट किया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दिया है द रोटर वाइंडिंग इज नॉट रोटेटिंग। यहाँ पे जो भी रोटर वाइंडिंग है वो रोटेट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रोटर वाइंडिंग रोटेट नहीं हो रहा है तब तक, सो दैट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट्स द स्टेशनरी रोटर कंडक्टर्स। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप किया है स्टेटर और रोटर के एयर गैप में, वो क्या करेगा, वहां के स्टेशनरी रोटर कंडक्टर्स को कट करेगा एंड इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द रोटर वाइंडिंग। और उसकी वजह से वहां पे रोटर वाइंडिंग में क्या होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे फैराडेज लॉ के हिसाब से ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वहां के स्टेशनरी रोटर कंडक्टर को कट करेगा, तो उसकी वजह से रोटर वाइंडिंग में आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये नेक्स्ट पॉइंट ये है। देन नेक्स्ट द रोटर इंड्यूस वोल्टेज। अभी रोटर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, यानी वहां पे रोटर इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया, तो ये रोटर इंड्यूस वोल्टेज गिव्स राइज टू रोटर करंट। अभी रोटर इंड्यूस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे रोटर में से करंट फ्लो होगा, वो होगा रोटर करंट। ठीक है, रोटर इंड्यूस वोल्टेज मुळे त्या रोटर मधून एक करंट फ्लो होईल, त्या करंटला नाव दिलं आपण इथं रोटर करंट। नाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटर करंट इज सच दॅट, या रोटर करंटची जी डायरेक्शन आहे ती अशा प्रकारे असते दॅट इट विल अपोज द व्हेरी कॉज दॅट प्रोड्युसेस दिस करंट। त्या रोटर करंटची डायरेक्शन अशा प्रकारची असते की तो रोटर करंट काय करतो, इट विल अपोज द व्हेरी कॉज दॅट प्रोड्युसेस दिस करंट। ज्या कारणामुळे तो करंट प्रोड्यूस झालेला आहे, कॉज म्हणजे कारण माहिती आहे आपल्याला, ज्या कारणामुळे तो करंट प्रोड्यूस झालेला आहे त्या कारणालाच तो करंट काय करतो, आपला अपोज करतो। दिस इज लेंज लॉ कि जो डायरेक्शन है रोटर करंट की, वो डायरेक्शन ऐसे होती है कि वो रोटर करंट अपोज करता है, जिसकी वजह से वहां पे वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को वो अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड एज लेंज लॉ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन द कॉज बिहाइंड प्रोड्यूसिंग द रोटर करंट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। अभी जो कॉज रहेगा वो कॉज क्या है यहाँ पे मेंशन किया है, द कॉज बिहाइंड प्रोड्यूसिंग द रोटर करंट। रोटर करंट किस कॉज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द रोटर। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर में जो भी रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी
उसकी वजह से वहां पे रोटर करंट क्या हो रहा है आपका, प्रोड्यूस हो रहा है, और वो जो कॉज है उसी को वो करंट क्या करता है आपका, अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड एज लेंज लॉ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सो द रोटर करंट विल फ्लो इन सच अ डायरेक्शन दैट, अभी ये जो रोटर करंट है वो रोटर करंट आपका फ्लो होता है, वो ऐसे डायरेक्शन में फ्लो होता है दैट द रोटर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, वो ऐसे डायरेक्शन में फ्लो होता है कि वहां पे रोटर पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वो फोर्स एक्सपीरियंस होने की वजह से वो रोटर आपका दैट एक्सेलरेट्स इट इन द सेम डायरेक्शन, वो रोटर आपका क्या होगा, एक्सेलरेट होगा सेम डायरेक्शन में एज दैट ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो डायरेक्शन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा उसी डायरेक्शन में आपका रोटर क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। यानी यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की डायरेक्शन कैसे होगी आपकी, सेम रहेगी, जैसा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वैसा ही डायरेक्शन आपका आपके रोटर का होगा, राइट। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, at no load, ideally speaking, the rotor should rotate at the same speed as that of the rotating magnetic field, that is ns। तो यहाँ पे दिया गया है कि आइडियली अगर हम स्पीक करें, आइडियली हम बात करें तो रोटर जो रोटेट होता है उसकी स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जितनी ही स्पीड होती है, दैट इज ns। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या है आपकी, ns, ठीक आहे। तो इथं आपल्याला असं मेन्शन केलेलं आहे की नो लोड, ऍट नो लोड कंडिशन आयडियली स्पीकिंग, आपण आयडियली स्पीक करतो इथं ऍट नो लोड कंडिशनला, आणि हे रोटर शुड रोटेट ऍट द सेम स्पीड, रोटर इथं काय होतंय की सेम स्पीडनं रोटेट होतंय ऍज दॅट ऑफ द रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड, तर जेवढी रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डची स्पीड असेल तेवढ्याच सेम स्पीडनं आपला रोटर काय होणार आहे, इथं रोटेट होणार आहे, पण आपण हे म्हणतोय आयडियली ऍट नो लोड कंडिशन, आणि रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डची स्पीड काय आहे आपली, ns। बट प्रॅक्टिकली आपल्याला माहित आहे इट रोटेट्स ऍट अ स्लाइटली लेस स्पीड दॅन ns ड्यू टू फ्रिक्शन अँड विंड, कारण आपल्याला माहित आहे कुठल्याही मोटरमध्ये लॉसेस होत असतात, आणि आपण लॉसेस हे इथं माहित आहे, आपण इथं बिअरिंग सुद्धा यूज केलेले आहेत 3 फेज इंडक्शन मोटरमध्ये, त्यामुळे आपल्याला माहितच आहे तिथं फ्रिक्शन आणि विंडेज लॉसेस होतात, आणि ते फ्रिक्शन आणि विंडेज लॉसेस झाल्यामुळं प्रॅक्टिकली आपली जी रोटरची स्पीड आहे ती सिंक्रोनस स्पीडच्या स्लाइटली लेस असते। हम प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ड्यू टू फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस की वजह से जो भी आपका रोटर की स्पीड रहेगी वो सिंक्रोनस स्पीड से कभी भी लेस ही रहेगी प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये है पूरा आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर, क्लियर है सबको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द स्लिप की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। स्लिप इज डिफाइंड एज द इंडक्शन मोटर रोटर ऑलवेज रोटेट्स एट अ स्पीड लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड। अभी हमने वर्किंग प्रिंसिपल में ऊपर ही बोला है कि इंडक्शन मोटर का जो रोटर रहता है ऑलवेज रोटेट्स एट अ स्पीड लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड, कभी उसकी जो रोटर की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से कभी भी लेस ही होती है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड ns एंड द रोटर स्पीड n इज कॉल्ड एज स्लिप। अभी अगर हमने वहां पे डिफरेंस लिया, किसमें का डिफरेंस लेना है, कशातला डिफरेंस द्यायचा आपल्याला, तर तिथली सिंक्रोनस स्पीड ns आणि रोटरची स्पीड n यामधला जर आपण डिफरन्स घेतला तर त्या डिफरन्सलाच आपण म्हणतो स्लिप, ठीक आहे। म्हणून इथं पर्सेंटेज स्लिपचा एक फॉर्म्युला आहे सिंपल, ns मायनस n डिवायडेड बाय ns इंटू 100, ठीक आहे। डिफरन्स घेतला आपण, इथं डिफरन्स आहे म्हणून हे मायनस साइन घेतलेलं आहे, ns मायनस n डिवायडेड बाय ns इंटू 100, आणि स्लिप स्पीडचा फॉर्म्युला असतो ns मायनस n, क्लियर। सो दिस इज स्लिप। आता वर्किंग प्रिंसिपल जर तुम्हाला समझला असल, अगर आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया है इंडक्शन मोटर का, तो ये पॉइंट आपको इजीली समझ में आएगा कि व्हाई एन इंडक्शन मोटर कैन नेवर रन एट सिंक्रोनस स्पीड।
कि इंडक्शन मोटर आपका रन नहीं होता है सिंक्रोनस स्पीड से। क्यों नहीं रन होता है? ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, ये आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई एन इंडक्शन मोटर कैन नेवर रन एट सिंक्रोनस स्पीड ns। तो आइडियली हम बोल सकते हैं the rotor speed should be equal to synchronous speed if the mechanical load is 0। अगर आपका मैकेनिकल लोड 0 है तो हम आइडियली बोल सकते हैं कि रोटर का जो भी स्पीड रहेगा वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड से इक्वल होगा। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, वी नो दैट ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड विंड लॉसेस, बट प्रैक्टिकली n is never equal to ns, right? It is always less than ns. So in fact n is always less than ns. प्रॅक्टिकली माहितच आहे आपल्याला n म्हणजे ही रोटरची स्पीड आहे, लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, n ही रोटरची स्पीड आहे, ns ही रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डची स्पीड आहे। तर रोटरची स्पीड ही सिंक्रोनस स्पीडच्या कधीच इक्वल मध्ये नसते, म्हणजेच n म्हणजेच रोटरची स्पीड ही कधीही सिंक्रोनस स्पीड पेक्षा कमीच असते। जो भी आपका एक्चुअल स्पीड रहेगा वो सिंक्रोनस स्पीड से लेस ही रहेगा। अभी लेस क्यों होता है उसका रीजन यहाँ पे दिया है कि द रीजन फॉर दिस इज दैट एज सुन एज n इज इक्वल टू ns, अगर आपका n यानी रोटर की स्पीड अगर सिंक्रोनस स्पीड से इक्वल हो गई, देन द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर बिकम्स 0। जो भी रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच में, वो 0 हो जाएगी। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई मींस द इंड्यूस्ड करंट इन द रोटर बिकम 0। जो भी इंड्यूस करंट रहेगा आपका रोटर में, वो इंड्यूस करंट भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, राइट? सो दैट द टॉर्क, अगर करंट 0 हो गया तो आपके मोटर का टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द मोटर विल बी 0। और अगर टॉर्क 0 रहेगा तो मोटर स्लोज डाउन, बिकॉज वी नो दैट टॉर्क डेफिनेशन, टॉर्क कौन से भी मोटर में आपको मालूम है टॉर्क प्रोड्यूस होना जरूरी है। जितना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा उतनी आपकी मोटर की स्पीड ज्यादा होगी, राइट? सो व्हाट इज टॉर्क? सो टॉर्क इज अ सिंपल डेफिनेशन है टॉर्क इज अ फोर्स दैट टेंड्स टू कॉज द रोटेशन। टॉर्क एक फोर्स है जिसकी वजह से क्या होता है, रोटेशन वहां पे क्रिएट होता है कौन से भी मोटर में, उस फोर्स को बोलते हैं टॉर्क। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दिस हैपेंस एवरी टाइम व्हेन n टेंड्स टू बिकम इक्वल टू ns। और ये हर वक्त ऐसे ही होते रहता है जब तक आपका रोटर स्पीड ये सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल में होता है, वह ये हर वक्त वैसे ही चलते रहता है। सो देयरफॉर द रोटर कैन नॉट रोटेट एट अ सिंक्रोनस स्पीड। उसकी वजह से रोटर आपका सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल में नहीं होता है, रोटर की स्पीड आपके सिंक्रोनस स्पीड से इक्वल में नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इफेक्ट ऑफ लोडिंग ऑन द इंडक्शन मोटर। जो भी आप इंडक्शन मोटर को लोड दे रहे हो उस लोड का इफेक्ट क्या होता है इंडक्शन मोटर, ठीक है? कुठल्याही मोटरला जेव्हा आपण लोड कनेक्ट करतो तर त्या लोडिंगचा इफेक्ट काय होतो मोटरवरती, हा पॉइंट आपल्याला इथं पाहायचा आहे। त्यामध्ये पहिला पॉइंट दिलेला आहे, ॲज द मेकॅनिकल लोड ऑन द रोटर इज इन्क्रीज्ड। जर आपल्या मेकॅनिकल लोड जर रोटरवरचा इन्क्रीज झाला, देन द रिएक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर इज ॲज फॉलोज। त्यावेळेस इंडक्शन मोटरची रिएक्शन कशी असते हे इथं खाली दिलेले आहे, राइट? अगर मैकेनिकल लोड आपके रोटर का इंक्रीज हो गया तो इंडक्शन मोटर की रिएक्शन क्या होगी, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, एज द लोड इंक्रीजेस, अगर लोड इंक्रीज हो गया आपका, देन द लोड टॉर्क डिमांड इंक्रीजेस, आपकी लोड टॉर्क डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये फर्स्ट पॉइंट दिया है। सेकंड पॉइंट दिया है, टू मीट दिस इंक्रीज डिमांड द मोटर हैज टू प्रोड्यूस अ लार्जर टॉर्क। ये जो इंक्रीज डिमांड है आपकी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बोला था कि एज द लोड इंक्रीजेस, जब आपका लोड इंक्रीज हो जाएगा तो लोड टॉर्क डिमांड इंक्रीज होगी आपकी, और ये इंक्रीज लोड
तो टॉर्क डिमांड जो है उसको मीट करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए मोटर हैज टू प्रोड्यूस अ लार्जर टॉर्क, मोटर ने लार्जर टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहिए, राइट। हा दुसरा पॉइंट आहे की जो इन्क्रीज लोड टॉर्क डिमांड आहे ती पूर्ण करण्यासाठी मोटरनं आपल्या लार्जर टॉर्क प्रोड्यूस केला पाहिजे, हा सेकंड पॉइंट दिलेला आहे. थर्ड पॉइंट दिलाय टू जनरेट अ हायर टॉर्क. आता इथं हायर टॉर्क जनरेट करण्यासाठी रोटर करंट शुड बी इंक्रीज, अपना रोटर करंट काय झालं पाहिजे, इंक्रीज झालं पाहिजे, राइट. हायर टॉर्क अगर आपको जनरेट करना है वहां पे, तो रोटर करंट भी आपका क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए. नाउ फोर्थ पॉइंट दिया है फॉर द रोटर इंड्यूस वोल्टेज शुड बी इंक्रीज. अगर रोटर करंट इंक्रीज होना है तो आपका रोटर इंड्यूस वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए. रोटर करंट जर आपल्याला इन्क्रीज करायचं असेल तर रोटर इंड्यूस वोल्टेज सुद्धा आपलं काय झालं पाहिजे, इन्क्रीज झालं पाहिजे. Now fifth point is the rotor induced voltage will increase if the rotor slows down. आता रोटर इंड्यूस व्होल्टेज जर आपलं इन्क्रीज झालं तर रोटर काय होतंय, आपलं स्लो डाऊन होतंय, कारण लोड वाढला की मोटरची स्पीड काय होणार आहे, आपली कमी होणार आहे. त्यामुळे रोटर इंड्यूस व्होल्टेज जर वाढलं आपलं तर रोटर काय होणार आहे, आपलं स्लो डाऊन होणार आहे. नेक्स्ट पॉइंट दिलाय हेन्स द रोटर स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग लोड ऑन द इंडक्शन मोटर. तो आपकी रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. जैसे जैसे आपका लोड क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपकी रोटर की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी. नाउ दिस इज द इफेक्ट ऑफ लोडिंग ऑन एन इंडक्शन मोटर. और यही आपका इफेक्ट होता है इंडक्शन मोटर को जब आप लोड देते हो तब. समझ में आया इफेक्ट ऑफ लोडिंग, ये पॉइंट समझ में आया सबको. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाउ लॉन्ग डज द मोटर स्पीड डिक्रीज. कि कब तक आपके मोटर का स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, कुठपर्यंत आपल्या मोटरची स्पीड ही डिक्रीज होत जाणार आहे. त्यामध्ये फर्स्ट पॉइंट दिलेला मोटर स्पीड डिक्रीजेस ऍज लॉंग एज द मोटर टॉर्क इज लेस देन द लोड टॉर्क. मोटरची स्पीड तोपर्यंत डिक्रीज होत जाते जोपर्यंत आपल्या मोटरचा टॉर्क हा लोड टॉर्क पेक्षा कमी असतो, लेस असतो, तोपर्यंत मोटरची स्पीड काय होत जाते, आपली डिक्रीज होत जाते. मोटर की स्पीड आपकी डिक्रीज होती जाएगी जब तक मोटर का टॉर्क आपके लोड टॉर्क से लेस रहेगा, तब तक आपकी मोटर की स्पीड डिक्रीज होती जाएगी. सो एज सून एज द मोटर टॉर्क इज इक्वल टू द लोड टॉर्क, एक बार आपका मोटर का टॉर्क और लोड टॉर्क इक्वल में आ गए, देन एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. उसके बाद आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच होती है एंड द स्पीड स्टॉप्स डिक्रीजिंग. उसके बाद आपकी स्पीड डिक्रीज नहीं होती है. जेव्हा आपल्या मोटरचा टॉर्क हा लोड टॉर्कच्या इक्वल मध्ये येतो तेव्हा इक्विलिब्रियम कंडिशन रीच होते आणि त्यानंतर आपली स्पीड डिक्रीज होत नाही, डिक्रीज होण्यापासून ती स्टॉप होते. अँड द मोटर स्पीड विल स्टॅबिलाइज टू अ लोअर स्पीड. ती मोटर आहे आपली, ती मोटरची स्पीड ही स्टॅबिलाइज होते एका न्यू लोअर स्पीडला. तर अशा प्रकारे मोटरची स्पीड आपली डिक्रीज होत जाते. क्लिअर आहे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, that is the electrical characteristics of induction motor. ज्या इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत इंडक्शन मोटरच्या त्या पाहिजेत आपल्याला. विद्यार्थी मित्रांनो, या चॅप्टर मध्ये या इंडक्शन मोटरच्या 10 इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आहेत. 10 इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे, और ये 10 इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अगर आपको समझ में आते हैं 10 इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो ही आपको आगे का चॅप्टर समझ में आएगा. या जर ती 10 इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक तुम्हाला समजल्या तरच तुम्हाला पुढचं चॅप्टर समजेल. या ज्या 10 इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्या सिंपल काही डेफिनेशन्स आहेत आणि त्याचे छोटे छोटे फॉर्म्युले आहेत. हे छोटे छोटे फॉर्म्युले तुम्हाला पाठ करायचे आहेत आणि हे जर तुम्ही पाठ केले तर तुम्हाला एक्झाम्पल्स इझिली सॉल्व्ह करता येतील. अतिशय सोपे आहेत डेफिनेशन्स, म्हणजेच या इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अतिशय सोपे आहेत. फक्त तुम्हाला
त्या पाठ करायच्या आणि त्याचे छोटे छोटे फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे विद्यार्थी मित्रांनो. चला तर मग वन बाय वन पाहूया आपण. त्यामध्ये पहिली इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक आहे सिंक्रोनस स्पीड. आत्ताच वरती पाहिलं आपण, इट इज डिनोटेड बाय एनएस. वर्किंग प्रिन्सिपल मध्ये सुद्धा मी सिंक्रोनस स्पीडची डेफिनेशन सांगितली होती. सिंक्रोनस स्पीड म्हणजे कोणाची स्पीड आहे. वर्किंग प्रिन्सिपल मध्ये मी सांगितलं तुम्हाला की सिंक्रोनस स्पीड ही रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डची स्पीड आहे. त्यामुळे डेफिनेशन सुद्धा तुम्हाला माहिती झालीच असेल. व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ अ सिंक्रोनस स्पीड? The synchronous speed is the speed at which rotating magnetic field rotates. सिंक्रोनस स्पीड म्हणजे एक अशी स्पीड आहे ज्या स्पीडला रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड काय होते आपली रोटेट होते. सिंक्रोनस स्पीड एक ऐसी स्पीड है जिस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका रोटेट होता है, उस स्पीड को ही बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड. नाउ ns is dependent only on the stator frequency f and number of poles. क्योंकि हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, ये फॉर्मूला हमने वर्किंग प्रिंसिपल में देखा है अभी इंडक्शन मोटर की. ns is equal to 120 f by p. तो आपका ns दो फैक्टर पे डिपेंड रहेगा. एक तो फ्रीक्वेंसी f, स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी f, और दूसरे नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर डिपेंड रहेगा. राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट यह है, इफ द नंबर ऑफ पोल्स p इज कांस्टेंट. अगर ये नंबर ऑफ पोल्स हमने कांस्टेंट लिए p, देन द ओनली वे टू चेंज द सिंक्रोनस स्पीड इज टू चेंज द स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी f1. ठीक है. अगर नंबर ऑफ पोल्स हमने कांस्टेंट लिए तो सिंक्रोनस स्पीड चेंज करने का एक ही तरीका बचता है अपने पास, और वो तरीका है आपको ये स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी. यानी f1 की वैल्यू आपको क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी. अगर f1 की वैल्यू अगर चेंज कर दिए और p अगर कांस्टेंट रख दिया तो आपकी सिंक्रोनस स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दिस इक्वेशन शोज दैट द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी वेरीड बाय वेरिंग द स्टेटर फ्रीक्वेंसी. ये जो इक्वेशन है ये क्या शो करता है यहाँ पे, दैट द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी वेरीड बाय स्टेटर फ्रीक्वेंसी. अगर आपकी स्टेटर फ्रीक्वेंसी वेरी हो गई तो आपकी इंडक्शन मोटर का स्पीड भी क्या होगा, वेरी होगा. जर आपल्या इंडक्शन मोटरची स्पीड स्टेटर फ्रीक्वेंसी जर वेरी झाली तर इंडक्शन मोटरची स्पीड सुद्धा काय होणार आहे, आपली वेरी होणार आहे. हे आपल्याला या इक्वेशन वरून क्लिअर होतं. राईट. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक, सेकंड इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक इज स्लिप. वर्किंग प्रिन्सिपल मध्ये सुद्धा याची डेफिनेशन मी सांगितली तुम्हाला स्लिपची. ऑन लोडिंग द इंडक्शन मोटर स्लोज डाऊन टू प्रोड्यूस अ रिक्वायर्ड टॉर्क. की जेव्हा लोड अप्लाय करतो आपण इंडक्शन मोटरला तेव्हा इंडक्शन मोटरची स्पीड काय होत असते, आपली स्लोज डाऊन होते. कशासाठी स्लोज डाऊन होते, टू प्रोड्यूस अ रिक्वायर्ड टॉर्क. कारण तिथं रिक्वायर्ड टॉर्क आपला प्रोड्यूस व्हायला पाहिजे, त्यामुळे इंडक्शन मोटर स्लो डाऊन होत असते. मग स्लिपची डेफिनेशन काय असेल विद्यार्थी मित्रांनो, सिंपल डेफिनेशन आहे, द डिफरन्स बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड अँड द ऍक्च्युअल स्पीड n इज इंडिकेटेड बाय स्लिप s. जो डिफरन्स आहे आपल्या सिंक्रोनस स्पीड आणि ऍक्च्युअल स्पीड n मधला, तो डिफरन्स म्हणजेच असणार आपली स्लिप. जो भी डिफरेंस रहेगा आपका सिंक्रोनस स्पीड ns एंड एक्चुअल स्पीड जो भी रहेगी आपकी रोटर की n, इन दोनों में का जो डिफरेंस रहेगा आपका उसी को बोलते हैं स्लिप. नाउ द परसेंटेज ऑफ स्लिप इज डिफाइन एज, जो भी परसेंटेज स्लिप रहेगी आपकी वो क्या रहेगी, ns माइनस n डिवाइडेड बाय ns इंटू 100. क्लियर. यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे यस होना चाहिए, ध्यान में रखो, यहाँ पे यस होना चाहिए ns के बजाय. सो यस इज इक्वल टू ns माइनस n डिवाइडेड बाय ns इंटू 100. ये रहेगा आपका